सो हेलो गाइस। मैं अपनी ईएमटी की जो 3 पार्ट सॉल्यूशन सीरीज थी उसमें मैंने कुछ अच्छे सीएसआईआर नेट के प्रॉब्लम सॉल्व करे थे। सीएसआईआर नेट के मतलब वो प्रॉब्लम सीएसआईआर नेट के नहीं थे, वो अ, कुछ टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम्स थे जो मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प करेंगे अपकमिंग सीएसआईआर नेट जून एग्जाम के लिए। अब मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आपको क्वांटम मैकेनिक्स पे कराना चाहूंगा। मेरा बेसिक जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ईएमटी, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, thermostats, and one more if I would like to do is maybe electronics. Yes, these 5 subjects I'll be covering, and we'll do it. And if we get time, if we get enough time, maybe I'll take classical mechanics. So आज मैं quantum mechanics शुरू कर रहा हूँ और let's have our first question. चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। पहले छोटा सा मैं आसान सा प्रॉब्लम आपके लिए ले आया हूँ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ्स पे बेस है। ठीक है जी, चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। The ratio of the de Broglie wavelengths of two electrons moving with speeds of 0.8 c and 0.6 c. अच्छा देखिए, अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, देखिए अब जो अब यहाँ जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन p। अब ये p यहाँ पर रिलेटिविस्टिक भी हो सकता है और नॉन रिलेटिविस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, अब वो आपको देखना है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से आप रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए, जो स्पीड दे रखी है वो वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो हम रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट ही देंगे इस प्रॉब्लम को। तो पहला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लैम्डा 1 देख लेते हैं कितना आ रहा है, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी 1 इंटू गामा 1, है ना। गामा क्या हो जाएगा हमारे पास? अब गामा इक्वल्स टू 1/√1 - v² / c²। लोरेंट्स फैक्टर, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंट आ गया। और लैम्डा 2 क्या आ गया हमारे पास? देखें अब, h अपॉन me v2 गामा 2। तो अब रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा? λ1/λ2 कितना आ जाएगा? देखें अब, ये आ जाएगा me v2 गामा 2 बाय me v1 गामा 1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। वेलोसिटी 2 जो है हम मान लेते हैं 0.6 ही है, और गामा 2 हम निकाल लेंगे 1/√1 माइनस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 c इंटू 1/√1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 0.6 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.36, 1 माइनस 0.36 0.64, सो 0.8 बन जाएगा ये। और यहाँ पर 0.8 पहले से है और ये 0.6 बन जाएगा तो ऊपर 0.6 चला जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/64। 6 जा 6 8 जा, सॉरी 6 8 जा नहीं, सॉरी सॉरी, ये आपका कैसे कटेगा? 36, ये 4 पे कट जाएगा ना, 4 9 जा 36, 4 16 जा 64, और फिर आपका आई डोंट थिंक सो ये और कट सकता है, 9/16 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ्स का। सो बस आपको यहाँ पर ये देखना था कि प्रॉब्लम को रिलेटिविस्टिकली ट्रीट करना है। आप मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी इंटू लोरेंट्ज फैक्टर लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ना 3/4 का होल स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में।
देख सकते हैं आप। ठीक है जी, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। जी हमारा दूसरा प्रॉब्लम है जी, ये देखो। अब ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। मैं अभी शुरू में थोड़े इजी प्रॉब्लम, मतलब इजी इजी टू मॉडरेट करा रहा हूँ, फिर जो टफ प्रॉब्लम्स होंगे वो भी बताऊंगा आपको। ये प्रॉब्लम्स, आप जितने भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने में भी हेल्प करेंगे। जो इनमें कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे है, या फिर उनसे थोड़ा सा अगर हटके भी होगा तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है जी। सो फिर हम अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है जी। कंसिडर स्टेट विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ थ्री ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। अच्छा, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं सारे। तो इसका मतलब जो हमारा फाइव वन फाइव टू होगा वो जीरो हो, फाइव वन फाइव टू का ब्रैकेट जीरो होगा, फाइव फाइव टू फाइव थ्री का ब्रैकेट भी जीरो होगा, और ये नॉर्मलाइज्ड बेसिस भी है ना। नॉर्मलाइज्ड बेसिस भी दे रखे हैं। ऑर्थोनॉर्मल है, नॉर्मलाइज्ड भी बोलना चाहिए इन्हें। नॉर्मलाइज्ड भी है ये, ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड भी है। चलो, आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर बी कैप सच दैट। अच्छा, हमें बी कैप ऑपरेटर का वो दे रखा है। बी कैप ऑपरेटर की आइगन स्टेट है, फाई एन पे लगता है तो कितना आता है, 3n² माइनस वन फाई एन, है ना। तो इस एक तरीके से हमें इसकी आइगन वैल्यू दे रखी है ना, आइगन वैल्यू हो गया, और फाई एन हमारे पास आइगन फंक्शन हो गया। हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है बी कैप की इन द स्टेट साइड। तो अगर हमें आइगन वैल्यू पता लग चुकी है तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी कैप कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू में आइगन वैल्यू ना, आइगन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू में आइगन वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। अगर हमारे पास बी कैप ऑपरेटर जो है वो फाई एन स्टेट का आइगन फंक्शन है, तो बस फटाफट से क्वेश्चन हो गया। देखो, अब फर्स्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी क्या है, अब फाइव वन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/15 डिवाइडेड बाय 1/15। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई ना, 1/15 प्लस 1/3 प्लस 1/15। चेक कर लेते हैं क्या 1 आ रहा है, तो फिर मैं बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 1/15 तो ये आ गया आपके पास 2/15 प्लस 1/3, ठीक है। 15 कॉमन ले लिया, सॉरी 15 एलसीएम ले लिया, 2 प्लस 3 फाइव जा, तो 7/15। तो नॉर्मलाइज नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना, नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम अब इसको वो नहीं कर सकते। वन तो नहीं, मतलब नहीं, हमें बार बार रिटर्न नीचे कॉमन ले लेंगे। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही आ गया एक तरीके से, ये वो कॉमन ले लेंगे और आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो इनटू में आइगन वैल्यू कितनी है, अब n इक्वल टू 1 है तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर माइनस वन, है ना। फिर अगले के लिए देखेंगे, 1/3 डिवाइड बाय, अब इसको मैं 7/15 लिख देता हूँ। 7/15 ये आ जाएगा, 7/15 इंटू में 3 × 4 - 1, है ना। फिर क्या आ जाएगा, प्लस 1/5/7/15 इंटू क्या आ जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 का स्क्वायर 9, 3 × 27 - 1, ठीक है जी। कितना कितना आंसर आ गया देखो। अब कैंसिल आउट हुआ, 1/7 इंटू में 3 - 1, 2 आ गया ना, इज इक्वल टू 2, 2/7 प्लस, अब देखो ये कैसे आएगा। अब ये आ गया हमारे पास, ये ऊपर चला गया 15/7, तो ये आ गया हमारे पास अपना 5/7, 5/7 इंटू में कितना आ गया, 3 × 4 = 12, 12 - 1 इंटू 11 आ गया, है ना। अगले का देखो, अब प्लस कितना आ गया, 5/5 है, 15 ऊपर गया तो 3/7, 3/7 इंटू 27 - 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 327 - 26 आ गया, ठीक है। तो 7 हमारे पास कॉमन आ गया, कितना आंसर आ गया, 2 प्लस 55 प्लस 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, तो 78 आ गया। तो जो भी आंसर आएगा आपका ये आंसर आ जाएगा, 78 प्लस 55 133, 135/7 आ गया आपका, ठीक है जी। ये आपका आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी इन दिस स्टेट। बहुत इजी प्रॉब्लम है, आइगन वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल दी। चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और
ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार ये क्वेश्चन टिफर में तो पूछा ही गया है। टिफर में गेट में नहीं पूछा, टिफर में तो पूछा था एक बार ये क्वेश्चन। तो आपको टिफर के में क्वेश्चन, टिफर के प्रिपरेशन में भी काम आएगा आपके क्वेश्चन। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी आप पूरा मेथड लगा के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से फटाफट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं इसे, है ना। A particle of problem solution देखते हैं। A particle of mass m is in the ground state of 1D harmonic oscillator with frequency ओमेगा। अच्छा, तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, अल्फा डिवाइडेड बाय रूट पाई टू द पावर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, जहाँ अल्फा होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। ठीक है जी, और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमें पता है। अच्छा, अब क्या बोलता है, इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट सडनली क्वाड्रपल्स, तो मतलब जो के डैश है वो 4k हो गया, तो आपका जो ओमेगा डैश है कितना आ जाएगा, देखो 4k इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर डैश, तो 4k बाई एम का अंडर रूट इज इक्वल्स टू ओमेगा डैश, तो कितना आ गया, 2 ओमेगा आ गया ना ओमेगा डैश। तो आपका अल्फा डैश क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम इंटू 2 ओमेगा बाई एच क्रॉस, ये आपका अल्फा डैश आ गया। तो आपका जो न्यू वेव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, साई जीरो प्राइम, तो जो अल्फा डैश में, तो अल्फा डैश बाय रूट पाई टू द पावर 1/2 ई रेज टू पावर माइनस अल्फा डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब क्या बोला है, विदाउट इनिशियली चेंजिंग द वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन की फॉर्म को चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ अल्फा को चेंज किया गया है। ठीक है ना। probability that a measurement of energy would return the value h cross omega is, देखो बोल रहा है कि h क्रॉस ओमेगा वैल्यू है, मतलब दे हमें, यहाँ पे एक्चुअली वो h क्रॉस ओमेगा बाई 2 लिखना चाह रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से मतलब वो कहना चाह रहा है ग्राउंड स्टेट में ही रहे। ठीक है, तो इसका जो अब प्रॉपर मेथड है तो यही आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, साई जीरो डैश साई जीरो का मॉड स्क्वायर साई जीरो, है ना। ये तो 1 हो गया, नॉर्मलाइज्ड है। फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है, देखो ये आ जाता है, के के फॉर्म में भी, के के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, अल्फा में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी अल्फा के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, ओमेगा में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 अल्फा अल्फा डैश बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डैश स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लो, 2 अल्फा क्या है, अंडर रूट एम ओमेगा बाय एच क्रॉस, अल्फा डैश कितना है, एम 2 ओमेगा बाय एच क्रॉस, कितना आ गया अब, एम ओमेगा बाय एच क्रॉस प्लस 2 एम ओमेगा बाय एच क्रॉस। ठीक है जी, कितना आ गया, अब देखो ये अपना अंडर रूट 2 तो कॉमन आ गया, 2 रूट 2 एम ओमेगा बाय एच क्रॉस आ गया, डिवाइडेड बाय 3 एम ओमेगा बाय एच क्रॉस। ठीक है जी, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, एम ओमेगा बाय एच क्रॉस ओमेगा कट गया, तो आंसर आ गया 2 रूट 2/3, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बहुत ही साधारण क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, बाकी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी इंटीग्रल कर लें, आंसर सेम आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से फटाफट हो जाता है जी। आपका क्वेश्चन हो गया जी, चले अगला क्वेश्चन पे चलें। टेफर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये टेफर में आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अगला ऐसा भी कर लेते हैं, जो इस बार नेट में क्वेश्चन आया इसी टाइप का, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएबल पार्ट में है, वहां पर वेरिएबल पार्ट में नहीं था, नेट में इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था, जो काफी फैकल्टी ने पता नहीं कैसे कराया था। आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना था, पता नहीं कैसे करा रहे थे, मैं नहीं जानता हूँ। बट आप इसको, इस मेथड को फॉलो करें, एकदम आपका आंसर आएगा, हमेशा आएगा। चलिए
अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे, ठीक है जी। आपका क्वेश्चन, हम इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को करें पेस्ट, और प्लीज आप अपना कमेंट्स में मेरे को वैल्यूएबल फीडबैक दे दिया करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको एड्रेस कर सकूं। A particle of mass m is in the ground state of a 1D symmetric infinite potential box spanning from -a to +a। चलिए देखें आप, इनफाइनाइट बॉक्स है, -a to +a में, यहाँ पर आपका v 0 है, और यहाँ पर बाउंड्रीज पे v इनफाइनाइट है ना, मतलब बॉक्स के पार्टिकल बाउंड है इस बॉक्स में। तो ग्राउंड स्टेट में फंक्शन क्या आता है इसमें, सिमेट्रिक है तो ग्राउंड स्टेट कॉस आएगा ना, √2 बाय लेंथ कितनी है 2a कॉस, कितना आ जाएगा n पाई x, n तो 1 हो गया ना, पाई x बाय 2a, यह आ गया आपका साई ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ठीक है जी। अब क्या बोलता है, नॉर्मलाइज्ड भी है, probability of finding the particle between -a/n to +a/n where n is greater than equal to 1। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी अब क्या हो जाएगी, हमें इस और इस पॉइंट के बीच में निकालनी है, तो इस और इस पॉइंट में इस चीज को इंटीग्रेट कर दो ना, मॉड साई स्क्वायर को, मॉड साई स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय टोटल इंटीग्रेशन -a to a मॉड साई स्क्वायर dx। देखो ना आप, ये स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली फॉर्मूला बता क्या रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। बेसिक प्रोबेबिलिटी यही तो होती है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। मेरे को -a to a के बीच में टोटल प्रोबेबिलिटी पता है 1 आएगी अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना, और मुझे एक पर्टिकुलर बीच में पॉइंट के बीच में निकालनी है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। यही तो फॉर्मूला होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के। ये प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस, ये आपका जो मॉड साई स्क्वायर आएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि x से x प्लस dx के बीच में आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड होने की। ठीक है, बस लगा दीजिए फॉर्मूला, माइनस प्रोबेबिलिटी आ जाएगी माइनस, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, 0 to l, जो 0 to l/8 वाला आया हुआ है इस बार नेट में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। -a/n से +a/n, a/n कर दीजिए प्लीज, ये आ जाएगा 2/2a, सो 1/a, मॉड साई स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई x बाय 2a, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सेम से क्वेश्चन आया था, और पता नहीं कहाँ टफ लग रहा था बच्चों को। कॉस 2/x बाय 2a है ना, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ना 2 बाहर ले लेता हूँ, और -a/n से +a/n इंटीग्रेट कर देता हूँ। ठीक है जी, बार बार 2 लिख दे रहा हूँ, n है, ओके, dx, और ये इसका इंटीग्रेशन हम पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, -a/n से +a/n। ठीक है, तो देखें 1/2a कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन a/n +a/n आ जाएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन पाई x बाई a इंटू a/पाई लिमिट -a/n से +a/n, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 1/2a 2a/n माइनस a/पाई साइन पाई इंटू a/n, और प्लस साइन, क्योंकि माइनस आएगा तो साइन माइनस क्या होता है, माइनस साइन के साथ लिमिट आएगी, साइन माइनस माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन पाई a/n, यहाँ पर ए से कैंसल आउट, ए से कैंसल आउट, क्या आंसर आ जाएगा आपका, देखो अभी 2a को अंदर ले जाओ, 1/n माइनस ना, ये आ जाएगा 1/पाई साइन पाई बाय n।
और n आपका है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि अगर वरना गड़बड़ हो जाएगी ना, जीरो रख देंगे तो फिर तो ये फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो देखो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ये आ जाएगी। अच्छा मान लेते हैं मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 रखता हूँ मैं एक बारी, तो कितना आंसर आ रहा है देखो। प्रोबेबिलिटी आ गई 1 माइनस 1/π साइन पाई, जीरो आ गया ना, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ गई। तो इसका मतलब जो n जब आपका ग्राउंड स्टेट में होगा पार्टिकल, ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करेगा ना, माइनस, अब देखो क्या n इक्वल टू 1 रख दो तो क्या आ गया, माइनस ए से ए के बीच में प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1 आ गई। आपका सेटिस्फाई होगा ना। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या, आप माइनस ए टू ए के बीच में प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, कितनी आनी चाहिए, 1। तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा है उसके लिए भी। खत्म प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आया था उसमें, लेकिन फर्क ये था वहां पर एसिमेट्रिक बॉक्स था, मतलब 0 to L वाला बॉक्स था, यहाँ पर सिमेट्रिक बॉक्स है, तो वेव फंक्शन चेंज हो जाता है। वेव फंक्शन तो चेंज होगा, और तो कुछ आपका चेंज होता ही नहीं है। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में आप जितने भी प्रॉब्लम्स करते हो क्या होते हैं, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू। हर एक सिस्टम के आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू तो कैलकुलेट कर रहे होते हो, और ज्यादा कुछ कर नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, है ना। सो क्वांटम मैकेनिक्स में याद रखने वाली चीजें ज्यादा हो जाती है, कि आइगन वैल्यू याद होनी चाहिए, आइगन फंक्शन याद होना चाहिए। तो प्रैक्टिस क्वांटम मैकेनिक्स में आपको ज्यादा करनी पड़ती है। तो बार बार आप आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज को लिखते रहें, लिख के देखते रहें, जब भी रिवीजन करें हाथ से लिख के देखें तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, आपके प्रैक्टिस में बैठ जाएंगे। और टेस्ट सीरीज को भी देते रहें, क्वेश्चंस ट्राई करते रहें। प्रीवियस ईयर को एज ऐसे ना करें कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर को ऐसे करें कि आपको फॉर्मूला को याद करना है किसी, तो फॉर्मूला याद, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला बैठ जाएगा दिमाग में, तो आपका प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अब ये तो पता लगी गया कि प्रीवियस ईयर में से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना थोड़ा सा आते हैं, लेकिन पूरे ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देते, वो थोड़ा घुमा देते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं बस। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट का। चलिए कंसिडर टू हर्मिशन ऑपरेटर ए एंड बी। अच्छा ए एंड बी जो है हर्मिशन ऑपरेटर, हर्मिशन ऑपरेटर की कंडीशन क्या होती है, देखो ए डायगर शुड बी इक्वल टू ए, सॉरी, बी डायगर शुड बी इक्वल टू बी। हमें कॉम्पिटिटर निकालना है ए कॉमा बी का, है ना। चलो निकालो, अब ए और बी की ये फॉर्म है, डाल दो, p² / 2 प्लस 2x² कॉमा p² प्लस x², इसका कॉम्पिटिटर ब्रैकेट निकालो। चलो ऐसा करो आप ना, इसको उसमें डिवाइड कर दो, टू पार्ट्स, मतलब इसको खोल दो कॉम्पिटिटर को, p² / 2 कॉमा p², ठीक है, प्लस p² / 2 कॉमा x² प्लस 2x² कॉमा p², ठीक है जी, प्लस 2x² कॉमा x²। तो x तो x साथ कम्यूट करता है, ये उड़ गया, p भी p के साथ कम्यूट करता है, अब ये क्या आ जाएगा, हाफ। अब देखो p² x² का कॉम्यूटेटर क्या आता है, देखो x² p² का कॉम्यूटेटर आपको याद रखना चाहिए, काफी बार ये उसमें पूछा गया आपके CSIR नेट में, मतलब CSIR नेट में या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं या इसका किसी क्वेश्चन में यूज होता है, तो याद ही रखें, 2 iota h क्रॉस xp प्लस px, ठीक है जी। तो अगर मैं p² कॉमा x² निकालूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा ना, -2 iota h क्रॉस xp प्लस px, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो इसमें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -2 iota h क्रॉस xp प्लस px, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन निकाल लो, कितना आ गया, 2 iota h क्रॉस xp प्लस px, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। देखो कितना आ गया, ये आ गया 4 iota h क्रॉस xp प्लस px, और वो कितना आ गया, -iota h क्रॉस xp प्लस px। तो नेट आंसर क्या आ गया आपके पास, 3 iota h क्रॉस xp प्लस px।
और यहाँ पे शायद उन्होंने एच क्रॉस को 1 माना हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा एक्स पी प्लस पी एक्स। ठीक है जी, ये ए कॉमा बी का कॉम्यूटेटर आ गया। तो नॉन जीरो आया ना ए कॉमा बी का कॉम्यूटेटर। ठीक है ना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, और बस एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर का कॉम्यूटेटर याद रहना चाहिए। याद भी कर लें, सीएसआर नेट के शायद 2011 का जो, अगर आप पहला सीएसआर नेट का देखेंगे क्वेश्चन, यही आता है क्वांटम में। क्वांटम को कॉम्यूटेटर ब्रैकेट में यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब आप प्रीवियस ईयर करते हैं। 2011 में पूछा गया था ये, एक्स को एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर का। और फिर एक बार बाद में एक और क्वेश्चन में इसका यूज भी था, तो काफी बार यूज होता है इसका कॉम्प्यूटर ब्रैकेट, तो याद रखना ही बेटर रहेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है जी, इसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऑप्शंस भी नीडेड है इसमें क्वेश्चन में, कि वरना तो ऑप्शंस, मेरे पास जो टेस्ट सीरीज में कभी कभी आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तभी फिर मैं डालता नहीं हूँ ऑप्शंस को भी। ठीक है ना। मैं डाल भी आपको, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में मेरी भेज सकता, वरना फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा या फिर मेरे पे पंगा हो जाएगा, तो मैं दिक्कत हो जाएगी मेरे को। अभी तो मैं स्निपिंग टूल का यूज करके डाल देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देखें आप एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेप्ट बनाएगा। A particle of mass m is trapped in a potential of the form Vx हमें दे रखा है V नॉट L Dirac delta x cube minus 7x plus 6। ठीक है, if psi x be the wave function of the particle, then d psi by dx कहाँ पर कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस बताना है हमें। सॉरी। देखो, अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना है, अब हमारा जो, हम यहाँ पे चले जाते हैं सबसे बेसिक पे। साई और साई की कंटिन्यूटी, साई अगर आपका वे फंक्शन है और आपका जो पोटेंशियल है कहीं कंटिन्यूअस होगा, तो साई भी कंटिन्यूअस होगा, वहां पे उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जहां जहां साई डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर उसका डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो हमें निकालना पड़ेगा कि कहां कहां पर साई आपका डिसकंटिन्यूअस है ना। तो उसके लिए हमें डिराक डेल्टा जो है, कहां कहां पर पीक्स मिल, जहां जहां डिराक डेल्टा पीक मिलेगी वहां पर वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि डिराक डेल्टा फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना। पहले एकदम से आपकी वैल्यू जीरो होती है, एकदम से एक स्टेप आ जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कहां कहां पर आपका जो पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वहां पर डी साई बाय डी एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 7x+6 इक्वल टू 0 है। यहां से तुम जो भी पीक्स निकलेंगी, डिराक डेल्टा, जो तुम्हारा डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, अगर जैसे तुम डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है ना, किसी का भी डिराक डेल्टा फंक्शन निकालने के लिए तुम क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स के रूट्स निकालते हो ना। ये तो मेथड होता है, एफ ऑफ एक्स के रूट्स निकाल लो, और फिर क्या करते हैं, 1/mod ऑफ f डैश एक्स, और x इक्वल टू एक्स नॉट, जो रूट्स आए हैं, समेशन डेल्टा x माइनस एक्स नॉट। ये तुम्हारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की फॉर्म आ जाती है यहाँ पर इसकी, है ना। तो अब ये यहाँ पे वही पॉइंट्स आएंगे ना जो रूट्स के होंगे, जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। डिराक डेल्टा फंक्शन पे भी मैं एक थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट चीजें, बाकी आप देख सकते हो, किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो यहाँ जो इसके रूट्स होंगे वहीं पर तुम्हारा डायरेक्ट डेल्टा पिक्स मिलेंगे। चलो देखो, अब एक्स क्यूब माइनस 7x+6, अब ऑप्शन के थ्रू ही देख लेते हैं। कंटिन्यूअस ऑल पॉइंट्स गलत, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 अलोन, x इक्वल टू 1 पे देखो 1 माइनस 7+6 उड़ गया, है ना, जीरो हो गया, तो एक x इक्वल टू 1 रूट है, ठीक है। अलोन है, चेक करना पड़ेगा, 2 के लिए चेक करो, 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6,
टू का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 माइनस 8 0 नहीं। डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। अच्छा दो तो रूट आ गए मेरे पास, है ना। कौन कौन से रूट आ गए मेरे पास देखो, क्योंकि अब बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस एट ओनली x इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। दो रूट तो पता लग गए 1 2, लेकिन अब ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो तीन रूट आएंगे ना इसके, तो एक तीसरा रूट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, दो रूट पता लग गए मेरे को x। अब हम वो यूज कर सकते हैं ना, रूट्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, x माइनस अल्फा इंटू, अब देखो क्या क्या रूट आए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना, इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू 1 रूट आ गया, एक x इक्वल टू मेरे पास 2 रूट आ गया। अब एक तीसरा रूट भी आएगा ना, जिसके लिए टर्म, जिसके लिए ये हमारे पास एक्स क्यूब 0 होगा, है ना। तो वो तीसरा रूट हमें अब निकालना पड़ेगा। तीसरा रूट निकालना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करो, आप क्या कर सकते हो तीसरा रूट निकालने के लिए, देखो अब एक सेकेंड। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 किसके बराबर है ये, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो तुम्हें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है जी। तो अब देखो कितना आ गया, एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, एक्स माइनस एक्स तो माइनस 3x प्लस 2, ठीक है जी। अब इसको डाल दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अल्फा एक्स माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, है ना। इक्वेशन आ गई ना आपकी। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व और कर लो, इक्वेशंस को इकट्ठा कर लो। एक्स क्यूब माइनस अपना आ जाएगा 3 प्लस अल्फा का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स कॉमन 2 प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, देखो अब माइनस 2 अल्फा किसके बराबर आ गया, 6 के। तो अल्फा कितना आ गया मेरे पास, माइनस 3 आ गया ना, ठीक है। अब यहां से भी देख लो, 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो 3 अल्फा आ गया -9, तो अल्फा आ गया -3, तो अल्फा -3 कंफर्म हो गया, है ना। तुम्हारे पास जो डायरेक्ट डेल्टा पी का ये, इसके कितने रूट्स आ गए, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 2 ओनली है, नहीं। 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा, नन ऑफ द अबव आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक और पॉइंट भी है 1 2 और -3, जहां पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी वे फंक्शन में, क्योंकि वहां पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस है। यही तो होता है, पोटेंशियली तो डिसाइड करता है आपका वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे हम पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात करते हैं, है ना, या इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, तो वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस सी तो होगा ना। यहाँ पर वेव फंक्शन तो जीरो होगा ना यहाँ पर, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता इससे, यहाँ पर जीरो होता है। और यहाँ पर वेव फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी डिसकंटिन्यूअस होता है, देखो ना। अब x इक्वल टू 0 पे, यहाँ मान लेते हैं सिमेट्रिक बॉक्स है, यहाँ पर वेव फंक्शन कितना आता है, अंडर रूट 2/l साइन पाई एक्स बाई एल मान लेते हैं। तो देखो अब मैं डी साई बाई डी एक्स निकालू तो प्रोपोर्शनल टू कॉस आ जाएगा ना। और x इक्वल टू 0 पे देखो क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर वेव फंक्शन 0 है, डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, यहाँ 0 है या 1 है, डी साई बाई डी एक्स। तो जहां पर आपका डिसकंटिन्यूटी आएगी पोटेंशियल में, वहां पर डी साई बाई डी एक्स में डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो बस डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स निकाल ली हमने डायरेक्ट डेल्टा के लिए, जो पीक्स निकाल ली, और हमारे पास आंसर आ गया। तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जी।
ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक हो जब मैं क्वेश्चन कर रहा होता हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनको या तो एडिट कर दूंगा या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ये मेरे से मिस्टेक हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 सेकंड। हाँ जी, अब इस प्रॉब्लम को देखिए। The angular frequency omega of a relativistic particle of mass relative to wave number k is given by this. The grip velocity of the particle for a phase velocity of 2c is. अच्छा, फेज वेलोसिटी ऑफ 2c। अच्छा देखो, फेज वेलोसिटी 2c दे रखी है, मतलब फी फेज जो है वो c से भी ज्यादा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि फेज वेलोसिटी जो होती है उसका अपना कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। फेज वेलोसिटी जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर। तभी हम जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की, उसको ग्रुप वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं और बोलते हैं। तो वी ग्रुप होता है वही आपका पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, पार्टिकल का। फेज वेलोसिटी जस्ट अ नंबर। फेज वेलोसिटी जैसे आपको बताता है कि जो आपके मैक्सिमा और मिनिमाज हैं वो किस रेट से आगे बढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ वेव। ठीक है ना। फेज वेलोसिटी जस्ट अ नंबर, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, इट्स नथिंग एल्स। तो इसको यहाँ पर दिल पे मत ले जाए कि 2c कैसे आ गया, ये क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं। ठीक है, चलिए। अब बोल रखा था ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फेज वेलोसिटी ऑफ 2c। ठीक है। अच्छा, तो फेज वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बाई के, है ना। तो ओमेगा बाई के होता है, और हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ओमेगा बाई डी के, है ना। अब देखो, और हमें ये भी पता है कि वीपी इंटू वीजी जो होता है वो सी स्क्वायर के बराबर होता है, और हमें वीपी क्या दे रखा है, 2c। तो यहां से हम ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, फटाफट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। c/2 आ गया ग्रुप वेलोसिटी, है ना। ये देखो भी लेस देन सी आया ना, अभी ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी हमेशा लेस देन सी आएगा क्योंकि ग्रुप वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है रियल टाइम में। फेज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है ना। तो वीजी लेस देन सी आ गया, ये भी ट्रू हो गया। वीजी इक्वल टू c/2। चलो अब डी ओमेगा बाई डी के निकाल लो। ये ओमेगा यहां से आ जाएगा अंडर रूट सी के का होल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर बाय एच क्रॉस का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो वीजी इक्वल टू c/2 आ गया। अच्छा, फिर तो अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आई थिंक। हाँ, मेरे को लगा भाई पूरा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो आई थिंक यही मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या हमने सही कैलकुलेट किया है। हाँ जी, बिल्कुल जी, सही है, बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मैं थोड़ा ज्यादा सोच गया इसमें। डायरेक्ट ही आपका फॉर्मूले से हो गया ये। ठीक है जी। चलिए, आप चेक भी कर सकते हैं कि वीपी वीजी सी स्क्वायर आएगा इसके लिए। आना भी है क्योंकि देखो ना, ये एक्चुअली है क्या, ये ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ही तो दे रखा है एक तरीके से। और पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के होता है फॉर अ वेव। बस फटाफट रिलेट करो और क्वेश्चन एकदम बनते हैं जी। बस रिलेट करना सीखो। देखो मेरे को, मैं ऐसी एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर गया, जरूरत ही नहीं थी। चलिए, अब एक और हम प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पर। ये अब ग्राफिकल एनालिसिस वाला प्रॉब्लम है जो इस बार काफी बार इस बार पूछे भी गए हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज का फायदा देखिए, अब ग्राफिकल एनालिसिस वाला प्रॉब्लम आया हुआ है। तो अगर ये प्रॉब्लम हम कर सकते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम बनेंगे ना। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम। ठीक है। ये देखो, ये प्रॉब्लम अच्छा है, ग्राफिकल एनालिसिस पे है। हाँ जी, चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज रियल एंड इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, अब इसमें तुम्हें क्या बताना है, मैं एक बार ऑप्शंस भी, इसमें ऑप्शंस की भी नीड होगी। एक सेकंड, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड।
हम्म, हम्म, एक सेकेंड बस मैं इसको एडजस्ट कर दूं आपके लिए। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए। अब देखो, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज रियल एंड इज गिवन बाय द फॉलोइंग फिगर। वेव फंक्शन दे रखा है जीरो, मतलब एक्स लेस देन जीरो में वेव फंक्शन दे रखा है हमें इस फॉर्म का, और एक्स ग्रेटर देन जीरो में हमें वेव फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म का, है ना। ये हमें दे रखा है, और ये ए नॉट से टू ए नॉट के बीच में वेव फंक्शन है, और बाकी में हमारे पास वेव फंक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू ले रखी है। अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपके पास, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखो, अब हमें एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स बताना है और एवरेज वैल्यू ऑफ पी बताना है, ठीक है। अब समझो एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है कि अगर मैं किसी पार्टिकल की एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स को जीरो बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल का नेट एवरेज है, या फिर पार्टिकल को अगर मैं मतलब उसकी सारी पोजीशंस को ऐड करूं, ठीक है ना, सारी पोजीशंस को का मीन ले लूं, कि कभी वो पॉजिटिव में नेगेटिव में सब चीजों का मीन ले लूं, तो जो वो आएगा वो मेरे पास एवरेज पोजीशन है। एवरेज मोमेंटा भी यही चीज सिग्निफाई करेगा। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली है, बोल दिया रियल वेव फंक्शन है। जब वेव फंक्शन रियल होता है, व्हेन साई इज रियल, वी ऑलवेज नो दैट एवरेज वैल्यू मोमेंटम इज जीरो, है ना। जब साई रियल होता है तो एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होता है। तो ऑप्शन या तो देखो ये हो गया P इक्वल टू जीरो, और या तो ऑप्शन ये हो गया P इक्वल टू जीरो। मैं भी बता रही ना कि ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन जब सही होगा मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। और एक चौथा ऑप्शन भी दे रखा है हमें, मैं बता देता हूँ आपको। चौथा ऑप्शन है, अ, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, ये लो। चौथा ऑप्शन है कि एवरेज वैल्यू ऑफ P कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स दे रखा है 3a0/2। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो गलत हो गया। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स तो बता दी हमने जीरो। या तो ये ऑप्शन ठीक है, या तो ये ऑप्शन ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज साई एक्स इज एन एक्सप्लिसिटली गिवन। साई एक्स में एक्सप्लिसिटली गिवन का मतलब है साई एक्स में गिवन नहीं है। नहीं, साई एक्स में गिवन है। साई एक्स का हमें फॉर्म नहीं पता, तो हम ये तो बता सकते हैं ना कि साई एक्स सबसे ज्यादा कहां पे है। मॉड साई स्क्वायर जो होगा, जहां साई एक्स ज्यादा या साई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, वहीं पर मॉड साई एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली। अगर मैं देखूं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही आना चाहिए ना। तो देखो, सबसे ज्यादा साई एक्स की वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना, देखो 3a0/2। और यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पे लेस पीक है, यहाँ पर लेस पीक है। सबसे ज्यादा एक्स की वैल्यू कहाँ आ रही है, सबसे ज्यादा साई कहाँ आ रहा है, 3a0/2। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। सबसे पहले देखो कि पार्टिकल का वेव फंक्शन रियल स्पेस में दे रखा है, तो वहां से पता लगा लो कि एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटा तो हमारे पास आ गया जीरो, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि क्या आपका आंसर सिलेक्ट करना है। पहले इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और आपके ग्राफिकल क्वेश्चन एकदम हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन भी मतलब दोनों दो, या तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दे रखा है आपको पार्टिकल का। देखो, अब यहाँ पर काम आपका शुरू हो गया। अब आपका काम क्या शुरू हो गया, वेव फंक्शन को पहचानना। ये वेव फंक्शन किसका है, ये वेव फंक्शन किसका है? ये वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, है ना।
I0x ये आता है ना आपके पास, अल्फा डिवाइडेड बाय रूट पाई टू द पावर ऑफ 1/2 e रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इन्होंने बस क्या कर दिया, जो तुम्हारा जो अल्फा जो कांस्टेंट है उन्होंने इसको वही लेट कर लिया, अल्फा डैश इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आ गया आपके पास, है ना। जो आपका सॉरी जो आपका अल्फा स्क्वायर है वो ये इसको अल्फा प्राइम मान लेते हैं, अल्फा प्राइम में कन्वर्ट हो गया, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपके पास वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमने पता लगा लिया कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम फॉर दिस स्टेट इज इक्वल टू, अच्छा अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बतानी है मैंने, तो सबसे पहले तो बताओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या आएगी। बहुत ही आसान, जीरो। क्यों आएगी? क्योंकि रियल वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन रियल है। कैलकुलेट ही नहीं करना यार, जरूरत नहीं है तुम्हें कैलकुलेट करने की। ओके। आगे चलें। एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्या आता है? और मुझे देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्या आता है, बहुत ही आसान है। एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर निकालने का किसी भी आइगन स्टेट पे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? देखो, एम ओमेगा एच क्रॉस एन प्लस आर, है ना। ये चीजें देखो याद रखो यार, ये तुम्हारी हेल्प करेंगी कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्या होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब देखो, अब मैं एन इक्वल टू जीरो डाल दूंगा, डायरेक्ट आ गया ना एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर मेरे पास, एम ओमेगा एच क्रॉस बाय 2। अब देखो, एम ओमेगा एच क्रॉस बाय 2 मेरे पास एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरे पास अल्फा स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पर जो ओरिजिनल वेव फंक्शन के हिसाब से, फिर मैं उसको इस क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब डेल्टा पी क्या आ जाएगा? देखो, जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर, है ना, ये तो उड़ गया। तो अंडर रूट एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, डेल्टा पी आ गया, कितना आ गया? डेल्टा पी आ गया अंडर रूट एम ओमेगा एच क्रॉस बाय 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें अल्फा जो होता है वो होता है अंडर रूट एम ओमेगा बाय एच क्रॉस, है ना। ये होता है ना अल्फा हमारे पास, जो अल्फा, ये वाला अल्फा है जिसमें अल्फा स्क्वायर अल्फा प्राइम नहीं है, जो हम जैसा वेव फंक्शन लिखते हैं इन्होंने अल्फा प्राइम को वो मान रखा है, अल्फा स्क्वायर को अल्फा मान लिया इन्होंने, तो वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है। तो देखो, अब इसको एम ओमेगा एच क्रॉस है, तो मैं इसको अगर मैं इसको क्या लिख दूं मैं, 1/√2 अंडर रूट एम ओमेगा एच क्रॉस, है ना जी। तो एम ओमेगा एच क्रॉस से मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं नहीं सॉरी, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ना। तो अब एम ओमेगा बाय एच क्रॉस है ना, तो यहाँ पर एच क्रॉस कर दूं, यहाँ पर एच क्रॉस कर दूं, है ना। तो कितना आ जाएगा? 1/√अंडर रूट एम ओमेगा बाय एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस ना, देखो इंटू एच क्रॉस आ जाएगा ना। तो ये कितना आ गया? 1/√2 इंटू में अल्फा एच क्रॉस, है ना। अब अल्फा देखो क्या, अब अल्फा डैश में लेके आना है, तो अल्फा हमारे पास रूट अल्फा डैश है ना। तो रूट ऑफ अल्फा डैश लगा देंगे, 1/√2 रूट ऑफ अल्फा डैश एच क्रॉस, रूट अल्फा डैश को फिर अल्फा में ही कन्वर्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा एच क्रॉस अंडर रूट अल्फा बाई 2। ये आ गया आपका डेल्टा पी। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन। ये साधारण ना होता अगर तुम ये ना देख पाते कि वेव फंक्शन किसका है, और तुम्हें ये ना पता होता कि एवरेज वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर कैसे निकालते हो। एवरेज वैल्यू ऑफ पी तुम कैलकुलेट करो ही मत ना, जब बोल दिया कि रियल वेव फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी जीरो है, खत्म क्वेश्चन आपका। चलिए, अब हम चलते हैं इस ये वाला क्वेश्चन तो नेट में काफी बारी कर रखा है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं, बस तुम्हें आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज एक्सपेक्टेशंस याद रहनी चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाएंगी। और आप नेट जून सीएसआर नेट जो पेपर है उसमें आप क्वांटम मैकेनिक्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे।
क्वांटम मैकेनिक्स, ईएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोस्टैट्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखें, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन को अपना बेस बना के रखें। न्यूटोनियन से देखो इस बार कितने सवाल आए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि न्यूटोनियन को मत भूलें, न्यूटोनियन करें, अच्छे से करें न्यूटोनियन को। एक महीना न्यूटोनियन पे लगाते, लेग्रांजियन पे 15-20 दिन लगाए। लेग्रांजियन में तो क्या, लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है और क्या, कुछ नहीं है। न्यूटोनियन से सवाल जब पूछा जाएगा तो फंसोगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें प्लीज। चलिए अब आ जाइए, हाँ जी, चलो। ए कॉमा एफ ऑफ एक्स का कॉम्बिनेटर निकालना है। एफ एक्स इज एनी फंक्शन ऑफ एस। तो अच्छा, ए कैप हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट दे क्या रखा है, तो होता ही है आपके पास, इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं ना, लैडर ऑपरेटर मेथड में। तो बस निकाल दीजिए अंडर रूट, कॉन्स्टेंट्स को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम ओमेगा बाय 2h क्रॉस इंटू 1/√2h क्रॉस m ओमेगा एक्स कैप। एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको पूरा लिख देते हैं एक बारी। अंडर रूट एम ओमेगा 2h क्रॉस एक्स कैप प्लस आयोटा पी कैप अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा कॉमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब देखो, अब अब देखो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। अंडर रूट एम ओमेगा बाय 2h क्रॉस एक्स कैप कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा बाहर ले लो, और बाय इसको भी बाहर ले लो ना, सही रहेगा। एम ओमेगा बाय 2h क्रॉस आयोटा अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा पी कैप कॉमा एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब देखो, अब x कॉमा एक्स का, अब किसी फंक्शन ऑफ एक्स से कॉम्यूटेटर करो, क्या आंसर आएगा, 0, है ना। तो ये उड़ गया, सिर्फ यही बचा ना। अब देखो, एक प्रॉपर्टी आपको पता है, x कॉमा फंक्शन ऑफ p की, है ना, तो क्या लिखते थे हम इसमें, डेल एफ बाय डेल पी, है ना, डेल एफ बाय डेल पी एक्स कॉमा पी, है ना। ऐसे ही एनालॉगस करो यहाँ पर, p कॉमा एफ ऑफ एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स पी कॉम पी सॉरी पी कैप कॉमा एक्स कैप। अच्छा, ये तुम तभी लिख सकते हो जब तुम्हारा कॉम्यूटेटर जो है ना, जैसे कोई भी ए कॉमा बी जो है वो कुछ कांस्टेंट सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है ना, तभी तुम ये फॉर्मूला बना सकते हो कि एक का डिफरेंशिएशन कर दो और बाहर लिखो डिफरेंशिएशन को, और तुम जो बचा हुआ तुम्हारे पास कॉन्जुगेट वेरिएबल्स है उनको कॉम्यूटेटर लिख लो। ये कंडीशन को ध्यान रखना। तो देखो अब कितना आ गया, ये पी कॉमा एक्स कितना आ गया, माइनस आयोटा एच क्रॉस, माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा से कैंसिल हो गया, है ना, माइनस आयोटा एच क्रॉस आयोटा स्क्वायर -1 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया एच क्रॉस बाय अंडर रूट 2h क्रॉस m ओमेगा एफ डैश एक्स। ये आपका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन, फटाफट से होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम करें। ये क्वेश्चन तो आसान है आपका। ये एक बार मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आई थिंक ये मेरा भी सॉल्व नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन को एक बार हम ट्राई करते हैं, आपके सामने अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके देख लूंगा और आपको पोस्ट कर दूंगा सॉल्यूशन को। ट्राई करते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या है इसमें प्रॉब्लम में। ठीक है जी, आ जाइए। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आपको दे रखा है मोमेंटम स्पेस में, ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल इन द रेंज माइनस बी से बी दे रखा है 0.9। अच्छा, द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ईटा विल बी, प्रोबेबिलिटी वही, ये खत्म बात हो गई। नॉर्मलाइज दे रखा है, तो अगर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो आपका क्या आ जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जब मैं मॉड ऑफ फाइव पी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा डीपी, ये वन आ जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो फिर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी से प्लस बी, वन बाई ईटा ई रेस टू पावर माइनस टू मॉड पी बाय ईटा डीपी, कितना दे रखा है, 0.9 दे रखा है ना। अब ये हमारे पास इवन फंक्शन है, तो इंटीग्रेट कैसे हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, टू बाई ईटा, जीरो टू पी ई रेस टू पावर माइनस टू पी बाय ईटा डीपी, ठीक है जी, इक्वल टू 0.9। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, टू बाई ईटा कितना आ गया ये, ई रेस टू पावर माइनस टू पी बाय ईटा डिवाइड बाय माइनस टू बाई ईटा, जीरो से बी इक्वल्स टू 0.9, ठीक है। तो ये कट गया, माइनस वन आ गया, तो माइनस 0.9 बन गया ना, ई रेस टू पावर माइनस टू बी बाय ईटा ई रेस टू पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू आ गया माइनस 0.9, ठीक है जी। माइनस ऊपर चला गया ना वहां पे, कितना आ गया, ई रेस टू पावर माइनस टू बी बाई ईटा किसके बराबर आ गया, वन माइनस 0.9 के, ई रेस टू पावर माइनस टू बी बाई ईटा इक्वल्स टू 0.1। एल एन ले लू ना मैं इसका, तो टू बी बाई ईटा कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो अब एल एन ऑफ 10 है ना, तो बी कितना आ गया मेरे पास, ईटा बाई टू एल एन ऑफ 10, हो गया जी प्रॉब्लम। बहुत ही साधारण सा प्रॉब्लम है। इस चीज को बस याद रखें कि प्रोबेबिलिटी बिटवीन एनी पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए टू बी, मैं पूरा ही मतलब उसमें लिखवा देता हूं, फाइव स्टार एक्स कॉमा पी, मतलब एक्स का भी फंक्शन है पी का भी फंक्शन हो सकता है, फाइव एक्स कॉमा पी, एक्स फाइव स्टार इसीलिए रखा है कि मानो अगर आपका फंक्शन जो हो वो उसमें हो, कॉम्प्लेक्स भी हो तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लेना है, ठीक है ना। फाइव फाइव स्टार एक्स कॉमा पी, फाइव स्टार एक्स कॉमा पी, ठीक है जी। इस चीज को ध्यान रखें, आपके फटाफट प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम हो जाएंगे एकदम। चलिए क्वेश्चन भी हो गया। देखिए टेस्ट सीरीज में इतने सारे प्रॉब्लम मैंने करे थे, जब टेस्ट सीरीज मैंने करी, ये वाली टेस्ट सीरीज जो प्रोबेबिलिटी बार बार कैलकुलेट किया तो अपने आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आए उसमें, तो फटाफट हुए। क्योंकि टेस्ट से आपको पता लगता है यार कि किस टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन डालते हैं टेस्ट सीरीज में, किसी की भी ले लो। चलो एक और ही प्रॉब्लम लेते हैं, आज ये सारे प्रॉब्लम खत्म कर देंगे हम। कंसिडर अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म v ऑफ x दे रखा है आपको, अल्फा एक्स की पावर 4, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर ओ कैप डिफाइंड बाय दिस, अच्छा बताओ अब क्या होता है, डी ओ कैप बाय डी टी डेल बाय डेल टी ऑफ ओ कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस वन बाय आयोटा एच क्रॉस ओ कैप कॉमा एच कैप, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर,
या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी होती है ना पॉइसन ब्रैकेट्स की फॉर्म में, वही है ये। चलो देखो अब कितना आ गया, डेल बाय डेल टी ऑफ ओ कैप करो, कितना आ जाएगा, अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय आयोटा एच क्रॉस। अच्छा ओ कैप क्या है आपके पास, अल्फा टी एक्स कैप कॉमा हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा, अच्छा हैमिल्टोनियन कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस अल्फा एक्स की पावर 4 है ना, पी स्क्वायर बाय 2m कॉमा अल्फा एक्स की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, अब इसको सॉल्व करो, 1/एच क्रॉस अल्फा टी बाहर अल्फा, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना इसको तो ही हो पाएगा ये क्वेश्चन, है ना। अल्फा तो भाई बाद में बाहर निकाल लेंगे, अल्फा टी एक्स कैप कॉमा पी स्क्वायर बाय 2m प्लस अल्फा टी एक्स कैप कॉमा अल्फा एक्स की पावर 4। अब एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, पहले ही अभी हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पर किया था, ये रहा, समझ में आ गया ना। एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स के साथ कॉम्पिटेटर ब्रैकेट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो देखो अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/एच क्रॉस, अब क्या क्या हमारे पास जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, अल्फा टी कॉमन है, अल्फा टी कांस्टेंट है 1/2mb, तो अल्फा टी बाय 2m एक्स कॉमा पी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा पी स्क्वायर पता ही है आपको, है ना, जो भी हमारे पास होता है पावर वाला वो बाहर आ जाता है ना, 2p एक्स कॉमा पी। ठीक है जी, अब इसका एक्सपेक्टेशन भी लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है इसका, ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन भी, तो यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, कितना आ गया, अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस अल्फा टी बाय आयोटा एच क्रॉस 2m इंटू 2 आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, 2 आयोटा एच क्रॉस 2 आयोटा एच क्रॉस कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया, अल्फा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस अल्फा 2 आयोटा एच क्रॉस कैंसिल आउट, अल्फा बाय एम टी एवरेज वैल्यू ऑफ पी। ठीक है जी, तो अल्फा कॉमन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस पी बाय एम टी, तो ये आ गया डी ओ कैप बाय डी टी। ठीक है ना, तो अब ये चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, तुम्हारे आइगन स्टेट पे वे फंक्शन की, है ना, कौन सा तुमने आइगन फंक्शन ले रखा है, साई किस सिस्टम की बात कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास इस ऑपरेटर का चेंज आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद जेस्ट में भी पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो मैं लेना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन में मेरी भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, जस्ट 1 सेकंड।
हाँ जी, consider a particle of mass m whose normalized state in a one dimensional harmonic oscillator is given by this। अच्छा, तो हमें लैम्डा दे रखा है e रेज टू पावर माइनस, जो भी दे रखा है मैं दोबारा नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं। where n are the eigenstates of 1D harmonic oscillator of frequency omega if lambda is an eigenstate of the lowering operator a cap। अच्छा, तो a cap का हमें दे रखा है, ये जरूरी है लिखना। आइगन वैल्यू दे रखी है लैम्डा, ठीक है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब बोला था द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द स्टेट इन लैम्डा, तो इसका मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी पड़ेगी इन लैम्डा स्टेट, है ना। तो चलो दोनों चीजें निकालते हैं। अब पहले एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। चलो, मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, देखो ये आ गया हमारे पास, देखो अब ये लैम्डा एक्स कैप लैम्डा, ठीक है जी। तो लैम्डा ये आ जाएगा इनटू अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा। इसको रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, लैम्डा। तो इसको बाहर ले लेता हूं, अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा को, ये आ गया लैम्डा ए कैप प्लस ए डैगर लैम्डा, है ना। अच्छा, तो अब देखो दो पार्ट में आ जाएगा ना, लैम्डा ए कैप लैम्डा प्लस लैम्डा ए डैगर लैम्डा, है ना। अच्छा देखो, हमें पता है ए कैप जो लैम्डा है वो बराबर किसके है, लैम्डा लैम्डा के, है ना। तो अगर मैं इसका वो कर दूं, क्या कहते हैं, ट्रे बोथ साइड्स वो ले लूं, डैगर ले लूं, है ना, तो क्या आ जाएगा, ए डैगर लैम्डा, है ना। सॉरी, ऐसे नहीं, ये डैगर लेंगे तो पहले ही आएगा ना, लैम्डा ए डैगर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ये कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा लैम, अच्छा लैम्डा क्या हमें गिवन है कि लैम्डा क्या है, लैम्डा पे कुछ कंडीशन गिवन है हमारे पास, लैम्डा लैम्डा पे कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, मतलब हमें ये नहीं लिखा कि रियल है या फिर इमेजिनरी, तो हमें लैम्डा स्टार ही लेना पड़ेगा, लैम्डा स्टार लैम्डा। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों किया, देखो अगर ए बी का हम डैगर लेते हैं तो क्या आता है, बी डैगर ए डैगर, है ना। तो इस वजह से पहले लैम्डा आएगा। तो बस हमें पता लग गया अब क्या चीज क्या है। तो देखो अब अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा लैम्डा ए कैप लैम्डा, लैम्डा ए कैप लैम्डा, ए कैप अगर लैम्डा पे ऑपरेट करेगा लैम्डा दे देगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, है ना। और लैम्डा अगर यहाँ से डैगर पे ऑपरेट करेगा तो क्या दे देगा, लैम्डा स्टार, है ना। तो लैम्डा स्टार लैम्डा लैम्डा, कितना आ गया, लैम्डा लैम्डा तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है स्टेट्स, बोल रखा है ना नॉर्मलाइज्ड स्टेट। तो कितना आ गया, अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्टार, ये आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तभी तो हमारा अनसर्टेनिटी निकलेगा ना, बहुत ही सरल सी बात है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया है, ध्यान रखें इसको, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा लैम्डा एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा ए प्लस ए डैगर का होल स्क्वायर लैम्डा, है ना। तो एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा बाहर आ गया, लैम्डा। अच्छा, अब ए स्क्वायर प्लस ए डैगर का स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको 2a डैगर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो ए कॉमा ए डैगर का जो कॉम्यूटेटर होता है वो होता है 1, मतलब नॉन जीरो। तो इसका मतलब ए डैगर को ऑपरेट करना या फिर ए डैगर ए को ऑपरेट करना सेम बात नहीं है। सो आई कैन नॉट राइट ए ए इसको ए ए प्लस ए डैगर को ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर प्लस 2 ए डैगर, दे आर नॉट द सेम थिंग। ए डैगर एंड ए डैगर ए ऑपरेटेड इन अ डिफरेंट, मतलब अगर पहले पहले ए डैगर को ऑपरेट कर लो या फिर ए डैगर ए को ऑपरेट कर लो, आंसर डिफरेंट आता है बिकॉज यू डोंट कम्यूट।
तो इसको मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, ए डैगर प्लस ए डैगर। क्या किसी भी प्रकार की दिक्कत है इसमें? नहीं है। ठीक है जी। 2m ओमेगा। अब देखो, लैम्डा ए स्क्वायर लैम्डा प्लस लैम्डा ए डैगर स्क्वायर लैम्डा, ठीक है जी, प्लस लैम्डा ए डैगर लैम्डा, है ना, प्लस लैम्डा ए डैगर ए लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, ए कैप जब लैम्डा पे ऑपरेट करता है तो क्या देता है? लैम्डा लैम्डा। अगर ए स्क्वायर लैम्डा पे ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? लैम्डा स्क्वायर लैम्डा। तो ये लैम्डा स्क्वायर आ गया ना, 2 ओमेगा लैम्डा स्क्वायर। ऐसे ही हमें क्या गिवन है? ऐसे ही देखो, अब ऐसे ही देखो इसको, उसी तरीके से देखो, लैम्डा ए डैगर हमें क्या दे रखा है? लैम्डा स्टार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, हाँ नहीं ठीक 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 है ठीक है। लैम्डा ए डैगर देखो अब कितना है, लैम्डा स्टार लैम्डा, है ना। तो अब क्या करो आप, इसको ए डैगर को यहां पर भी राइट हैंड साइड पे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा ए डैगर स्क्वायर कितना आ जाएगा? लैम्डा स्टार लैम्डा ए डैगर, तो कितना आ गया ये? लैम्डा ए डैगर इज लैम्डा स्टार स्क्वायर लैम्डा, ये आ गया लैम्डा ए डैगर स्क्वायर। ये भी पता लग गया आपको। ऐसे ही हमारे पास वो क्या आ गया था, ए स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, है ना। दोनों चीजें पता लग गई। तो ये कितना आ गया? लैम्डा ए डैगर स्क्वायर पे करेगा तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्टार स्क्वायर दे देगा, और लैम्डा लैम्डा वन हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब यहां गड़बड़ हो गई। अब क्या बोला है? लैम्डा ए ए डैगर लैम्डा। क्या मैं जानता हूं ए डैगर जब लैम्डा पे ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? नहीं जानता, गड़बड़ हो गई ना। मैं ए जब लैम्डा पे ऑपरेट करेगा ये तो जानता हूं कि लैम्डा दे देगा, लेकिन ए डैगर अगर लैम्डा के कैट पे ऑपरेट करेगा ये नहीं जानता। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा? ए डैगर माइनस ए डैगर ए इक्वल टू वन होता है। तुम्हारा ए डैगर किसके बराबर आ गया? ए डैगर बराबर आ गया वन प्लस ए डैगर ए के। ठीक है जी, इसको यहाँ पे लिख दो अब। तो अब ये वाला जो आपका कॉम्यूटेटर है बन जाएगा लैम्डा वन प्लस अपना वन प्लस ए डैगर ए इंटू लैम्डा। ठीक है जी। सो अब आपका कितना बन गया? अब ये आ गया वन प्लस लैम्डा ए डैगर ए इंटू लैम्डा, है ना। ये वाली टर्म अब, ये वाली जो टर्म थी ये वन प्लस ये बन गई, तो ये वन प्लस टू टाइम्स बन गया ना। तो मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ इसको? अब आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टू लैम्डा ए डैगर ए लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है। एच क्रॉस बाय टू एम ओमेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इससे क्या आंसर आएगा? अब टू लैम्डा, जब ए पे लैम्डा ऑपरेट करता है क्या देता है मुझे? ए डैगर हाँ जी, टू लैम ए कितना दे देगा? ए लैम्डा पे ऑपरेट करेगा तो देगा लैम्डा इंटू लैम्डा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? प्लस, सेकेंड ये ऐसे हो गया, ये ऐसे लैम्डा, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा? प्लस ये इक्वल टू आ जाएगा टू। अब लैम्डा बाहर आ गया ना, तो कितना आ गया ये लैम्डा बाहर, टू लैम्डा ए डैगर इंटू लैम्डा। अच्छा, अब लैम्डा इंटू ए डैगर क्या हो जाएगा? लैम्डा स्टार, है ना। लैम्डा का ब्रा विद ए डैगर, तो अगर लैम्डा लैम्डा स्टार टू लैम्डा लैम्डा विच इज इक्वल टू वन।
क्या बन गया, 2 लैम्डा स्क्वायर बन गया ना, 2 लैम्डा का मॉड लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर का मॉड। ठीक है जी, इसको लैम्डा स्क्वायर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो ये कितना बन गया, 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बन गया, ये आ जाएगा आपका पास। ठीक है ना, चलिए ये आ गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट ही निकालना है ना हमें, डेल्टा एक्स। तो निकाल लो, कितना आ गया ये, एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा, ये आ जाएगा आपका, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस अब इसका स्क्वायर कर लेंगे है ना, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा स्टार। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते लैम्डा लैम्डा स्टार, हमने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी ना, 2 लैम्डा लैम्डा स्टार को हम मॉड का लैम्डा स्क्वायर नहीं लिखते है ना, वरना मिस्टेक हो रही है, क्योंकि वहां पर भी तो फिर लिखना पड़ जाएगा ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे मत लिखो है ना, तो क्योंकि वहां पर मिस्टेक हो जाएगी, वरना फिर वहां पर आप उसको भी तो वैसे ही करोगे ना, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा स्टार प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही लिखो इसको, स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा स्टार प्लस 1 माइनस एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्टार स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा स्टार। ठीक है, तो ये उड़ गए। ठीक है, तो क्या बचा, सिर्फ अंडर रूट एच क्रॉस बाय 2m ओमेगा, ये आपका डेल्टा एक्स। ये जस्ट में आया हुआ सवाल है, प्रॉपर मेथड से मैंने आपको इसको कराया है, जो इसका मेथड है। इसमें थोड़ा सा आपको बस ये देखना था कि क्या क्या चीजें आपको पता है, क्या क्या चीजें नहीं पता, और वो आपको किन किन चीजों में कन्वर्ट करना है उसको। तो ये जस्ट का ही सवाल है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बार एक थोड़े से ही सवाल रह गए हमारे जो अच्छे हैं, ये वाला सवाल, हम एक अच्छा सवाल लेना चाहूंगा मैं। एक अच्छा सवाल जो है बस यही बचा है इसमें, बाकी तो आप कर ही लेंगे, ना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो, अब ये सवाल अच्छा है, ये सवाल काफी अच्छा है। ठीक है जी, ये लास्ट सवाल है आज का, फिर हम कल और डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के 2-3 और, मतलब 2-3 पार्ट इसके भी बनाऊंगा मैं, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करें, ठीक है, आ जाइए। जस्ट वन सेकंड। चलिए, the Hamiltonian of a conservative system in classical mechanics is defined as h is equals to a x square p square, where a is a constant of appropriate dimensionality. Its corresponding quantum Hamiltonian in the momentum representation is given by, अच्छा momentum representation में बताना है हमें इसे, ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे पास ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। नेट में क्या क्वेश्चन था, याद है आपको, नेट में क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, याद करें कि उसमें एच जो आपका आया था ए एक्स पी आया था, याद है आपको, है ना। ठीक है जी,
तो उस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करते थे, उस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करते थे, हम उस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करते थे, हैमिल्टोनियन को क्या लिखते थे, a/2 xp प्लस px, है ना। क्यों लिखते थे, क्योंकि x और p का जो एक्शन है वो डिफर करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। x को x p को पहले ऑपरेट करो या फिर p x को ऑपरेट करो, इट क्रिएट्स अ डिफरेंस, क्योंकि x कॉमा p का कॉम्यूटेटर नॉन जीरो होता है। तो हमें इस हैमिल्टोनियन को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता था, ऐसे यहां पर करेंगे, बट यहां पर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया और बोल दिया कि क्वांटम हैमिल्टोनियन को मोमेंटम स्पेस में बताना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया गया है, तो हम वैसे ही चलेंगे, वैसे ही जैसे पहले चले थे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया गया है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1/2 ए एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करना है, तो मोमेंटम स्पेस में एक्स का को हम क्या लिखते थे, आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल पी, है ना। याद करें इस चीज को। और पी कैप को हम पी रहने देते क्योंकि मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो डाल दीजिए हैमिल्टोनियन को, a/2 एक्स कैप का स्क्वायर, है ना। एक्स कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स कैप का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल पी स्क्वायर। एक्स कैप का स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि एक्स कैप का होल स्क्वायर, एक्स कैप को दो बार ऑपरेट किया गया है, इस चीज का ध्यान रखें, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे इसका एक्शन देखना है तो मुझे इसे किसी साई पे ऑपरेट करना पड़ेगा ना, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर साई पे ऑपरेट करना, यही तो होगा ना, साई पे ऑपरेट करूंगा, फिर यहां पर कुछ भी जो फंक्शन आएगा साई के साथ, यही मेरे पास उसका एक्शन आ जाएगा। ऐसे ही हम अननोन अननोन जिनका हमें नहीं पता होता कि क्या उनको ऑपरेट करने से क्या आने वाला है, अननोन ऑपरेटर्स का हम वो निकालते हैं, रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, ठीक है। प्लस, अब देखो प्लस कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल पी स्क्वायर। अच्छा, मोमेंटम जो फे फंक्शन होगा यहाँ पे साई ऑफ पी होगा, ध्यान रखें, है ना, क्योंकि मोमेंटम स्पेस में है, तो साई, ठीक है जी, बहुत ही अच्छे। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लेते हैं, माइनस ए एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2, ठीक है जी, कितना आ गया। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, एक बार करते हैं पहले, पी स्क्वायर डेल साई बाय डेल पी, ठीक है जी, प्लस 2p साई। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं डेल बाय डेल पी कर देता हूं और यहां पर आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2, चलिए अब करो इसको फिर से डिफरेंशिएट, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल पी स्क्वायर प्लस 2p डेल साई बाय डेल पी, है ना, प्लस 2p। अब देखो प्लस, अब कितना आ जाएगा, 2p डेल साई बाय डेल पी प्लस 2 साई प्लस पी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल पी स्क्वायर, है ना जी। अब देखो कितना आ गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2, 2p स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल पी स्क्वायर प्लस 4p डेल बाय डेल पी प्लस 2, किस पे ऑपरेट कर रहा है, साई पे। ये आ गया आपका हैमिल्टोनियन इन किसमें, स्पेस में, मोमेंटम स्पेस में। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम,
अब देखें, अब यही प्रॉब्लम आपके उसमें आ जाए, मान लो पेपर में आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि प्रीवियस ईयर में से नहीं आया? प्रीवियस ईयर का ही तो प्रॉब्लम है ये। प्रीवियस ईयर में एक्सपी था, वहीं से कॉन्सेप्ट बनाना है। मोमेंटम स्पेस में बोला है तो मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट करना है। तो देखें आप, प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में से ही आते हैं यार, बस तुम्हें देखना है, छांटना है कौन सा प्रीवियस ईयर में से प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट लगा के हो सकता है, और जो नहीं हो रहे छोड़ दो उनको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो एंड करते हैं।